हॉस्पिटल के बेड पर रूपाली के पापा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अगर कुछ देर और उनका इलाज नहीं हुआ तो शायद मौत ये जंग जीतने वाली थी। आंखों में आंसू लिए रूपाली बस उनको ही देखे जा रही थी। तभी पीछे से देवांश आया और उनके पास खड़े होते हुए धीरे से नीचे झुका और उसके कानों में फुसफुसाया, अभी भी देर नहीं हुई है, वो डॉक्टर्स आकर तुम्हारे बाप का इलाज कर देंगे, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और मुस्कुराते हुए वो वहाँ से धीरे कदमों से चला गया। उसकी बातें सुनकर रूपाली हताश सी नीचे बैठकर फूट फूट के रोने लगी। एक तरफ उसके पापा जिनसे वो बहुत प्यार करती थी और दूसरी तरफ बिजनेस टाइकून देवांश जिससे वो बेइंतहा नफरत करती थी, क्योंकि देवांश ऐसा इंसान था जिससे शायद शैतान भी डरता होगा। आखिर क्या होगा रूपाली का फैसला? क्या वो इस शैतान जैसे इंसान से शादी करेगी या फिर खो देगी अपने पापा को हमेशा हमेशा के लिए? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो एकदम से अपने सपने से चिल्लाते हुए जागी और फिर उसने खुद को पसीने से भीगा पाया। तभी उसने पानी की बोतल ली और एक बार में ही पानी पीने लगी। फिर वो उस पल को याद करने लगी जब उस लड़के ने कहा था, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही होगी। तो जवाब में वो उस लड़के से बोली, मैं अगर जिंदगी भर कुंवारी भी रही तो कोई गम नहीं, लेकिन तुम जैसे अड़ियल बदतमीज से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी, समझे? ये सुनकर वो लड़का बोला, देखते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे उसूल प्यारे हैं या तुम्हारे पापा, क्योंकि जो डॉक्टर उनकी जान बचा सकता है उसे मैंने खरीद लिया है। और ये सुनकर जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। इन सारी चीजों को याद करने के बाद उस लड़की ने उन पलों को याद किया जब उसकी खुशनुमा जिंदगी बेरंग हुई थी। वेट वेट शब्द सुरीली आवाज में सुनकर लिफ्ट संचालक का हाथ स्वतः स्टॉप बटन पर चला गया। लिफ्ट के दरवाजे के सामने बदहवास चीरती हुई एक बेहद खूबसूरत 21-22 साल की लड़की भागती हुई आई। सकुचाते हुए सॉरी बोलकर सबकी तरफ पीठ करके लिफ्ट में खड़ी हो गई। सबकी आंखें उसकी खूबसूरती को कुछ पल निहार के अपने ख्यालों में खो गई, लेकिन देवांश कपूर की निगाहें उसके ऊपर से हटी नहीं रही थी। बगल में खड़ा देवांश उसको ऊपर से नीचे तक कई बार देख चुका था। टाइट जीन्स और टी शर्ट में साफ दिख रहा था। सांचे में ढली देह है, बारीकी से तराशी हुई नैन नक्श, गौर वर्ण और सुनहरे बाल, ऊपर से नीचे तक सुंदरता की प्रतिमा। 30 वर्षीय देवांश ने केवल इसलिए विवाह नहीं किया था क्योंकि आज तक किसी लड़की पर उसकी निगाहें कुछ पल से अधिक ठहरती ही नहीं थी। वो शहर का सबसे अमीर लड़का था, रिश्तों के अंबार लगे थे, लेकिन वो अपने मन का मालिक था और अहंकार तो उसके खून में दौड़ता था। तभी लिफ्ट संचालक ने पूछा, कौन से फ्लोर पर जाना है आपको मैडम? लड़की ने कहा, 8वें फ्लोर पर। देवांश चौंका। 8वें फ्लोर पर उसका ऑफिस था। पूरा फ्लोर उसकी कंपनी ने ले रखा था। बहुत बड़ी फर्म थी जो उसके पिता ने शुरू की थी, लेकिन अब वो उसका सीईओ था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को उसके ऑफिस में क्या काम था। इस समय तो नौकरी का इश्तिहार भी नहीं दे रखा था। तभी 8वीं मंजिल आ गई और लड़की लहराती हुई बाहर चली गई। वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और लड़की बिना रोक टोक के अंदर जा रही थी। उसे लगा जैसे सब इस लड़की को जानते थे। कोई कोई तो उसे देखकर मुस्कुरा भी देता था, शायद आगे बढ़कर बात भी कर दे, लेकिन उसको पीछे आता देख सब काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगे थे। वो जानता था उसके कठोर स्वभाव के कारण कोई ऑफिस में उसे पसंद नहीं करता और उसे परवाह भी नहीं थी। उसे उनके काम से मतलब था। काम में जरा सी लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसे जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त करना उसका लक्ष्य बन जाता है। फिर उसे किसी की भावनाओं और परेशानी से कोई मतलब नहीं। पैसे कमाने का उसे जुनून था और इस जुनून को पूरा करने के लिए वो अपने कर्मचारियों से कसकर काम लेता था। देवांश ने जब लड़की को जवाहर भट्ट के कैबिन में अंदर जाते देखा तो उसे समझ नहीं आया, भला इस लड़की को जवाहर से क्या काम हो सकता है। फिर तुरंत अपने कैबिन में जाकर उसने जवाहर के कमरे का कैमरा चालू कर दिया।
उसने अपने ऑफिस में हर कैबिन और हॉल में कैमरे लगा रखे थे। कहीं भी हो रही कोई गतिविधि और बातचीत वो आराम से सुन सकता था। कमरे में आते ही वो लड़की जवाहर को देख मुस्कुराते हुए बोली, डैड, मुझे एक साड़ी खरीदनी है। कुछ दिनों बाद सुमन की बहन की शादी है। हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है साड़ी पहनेंगे। प्लीज 3000 रुपए दे दीजिए। जवाहर बड़े प्रेम से बोले, पर बेटा, कल रात बात हुई तो थी, तुम अपनी मम्मी की साड़ी पहन लोगी। वो तुनक कर बोली, डैड, मम्मी की साड़ी मैंने देखी, ऐसी कोई नहीं है जो मेरे लायक हो। सब बड़ी उम्र की औरतों के लिए हैं। जवाहर हंसते हुए बोले, ठीक है, कितने दूं? 2000? वो मुंह फुलाकर बोली, डैड, मैचिंग सैंडल और इयररिंग्स भी तो लूंगी। तो जवाहर जेब से पैसे निकालते हुए बोले, ठीक है, 3000 ले लो। अब तो खुश होकर दिखा दे मेरी बिटिया रानी। वो लड़की हंसते हुए कुर्सी पर बैठे जवाहर को पीछे से गले लगाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हो, बाय, और चली गई। इधर देवांश अपने मन में बोला, क्या ये इसकी बेटी है? उसको जवाहर की उम्र काफी ज्यादा लगती थी और उसकी इतनी कम उम्र की बेटी है, ये जानकर उसे आश्चर्य हुआ। वैसे वो कई बार जवाहर जी से इस्तीफा मांगने के बारे में सोच चुका था, क्योंकि वो जवाहर के काम से संतुष्ट नहीं था। लेकिन अब देवांश के दिमाग में खलबली मची थी, तो ये लड़की जवाहर की बेटी है। दरअसल उसके पिता ने 10 कर्मचारियों के साथ ये कंपनी आरंभ की थी। उनमें से जवाहर ही बचा था, जिसे वो शीघ्र निकालने का सोच रहा था। पुराना होने के कारण उसकी तनख्वाह भी अधिक थी और उसे एक कैबिन भी मिला हुआ था। लेकिन फिर देवांश एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जवाहर को निकालने की बात बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी उसकी बेटी के बारे में सोचना है। अब उसे उसकी बेटी से हर हाल में शादी करनी थी। इसके बाद उसने जवाहर को इंटरकॉल किया और कहा, तुरंत आओ। जवाहर को जब भी देवांश बुलाता था, उनका दिल बैठ जाता था। वो समझता था देवांश उसे निकालना चाहता है और कभी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन वो बेटी की शादी तक नौकरी करना चाहता था। उसकी और उसकी पत्नी राधिका की सेहत के कारण उसका बहुत खर्चा हो जाता था। मजबूरी ना रही होती तो वो स्वयं कब की नौकरी छोड़ देता, क्योंकि देवांश को कर्मचारियों से बात करने की तमीज नहीं, बड़ों का लिहाज नहीं, सबको आखिरी नाम से बुलाता, आदेश देता। किसी से कोई गलती हो जाती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अब जवाहर को बेचैनी सी महसूस हो रही थी, ना जाने क्यों बुला रहा है। जवाहर जब देवांश के कमरे में पहुंचा तो पहली बार उसने देवांश को कुर्सी पर आराम से बैठे कुछ सोचते हुए देखा। हमेशा वो किसी न किसी फाइल में या फोन में व्यस्त होता था। उसको देखते ही देवांश ने सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठो कहा। जवाहर सिर झुकाए बैठ गया, इस इंतजार में कि ना जाने कौन सा बम उसके सिर पर फूटने वाला है। देवांश एक सिगरेट जलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी जो लड़की आपके कमरे में आई थी वो कौन थी? जवाहर घबरा गया। उसकी बेटी ने क्या कर दिया और देवांश को उससे क्या मतलब? वो धीरे से बोला, सर, वो मेरी बेटी रूपाली थी। कुछ गलती हो गई क्या उससे? देवांश उसके प्रश्न का जवाब दिए बिना बोला, क्या करती है वो? जवाहर को समझ नहीं आ रहा था कि देवांश को उसकी बेटी से क्या काम है। वो बोला, जी, उसने अभी बीकॉम के आखिरी साल के पेपर दिए हैं और आगे पढ़ने की सोच रही है। देवांश की नजर अब उस पर गड़ी हुई थी। सिगरेट उसने बुझा दी थी और कड़क आवाज में बोला, मैं आपकी बेटी से अगले महीने शादी करूंगा। जवाहर हतप्रभ सा देवांश को देखता रह गया। देवांश आगे बोल रहा था, घर में बात कर लेना, कल आकर रोके की रस्म करूंगा। जवाहर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने धीमी आवाज से कहा, आपकी और रूपाली की उम्र में 7-8 साल का अंतर है। वो भी बच्ची है, आगे पढ़ना चाहती है। फिर हमारी आर्थिक और सामाजिक हैसियत आपकी बराबर कहाँ? कहते हुए जवाहर का दिल बैठ गया। जवाहर ने धीमी आवाज में कहा, आपकी और रूपाली की उम्र में 7-8 साल का अंतर है। वो भी बच्ची है, आगे पढ़ना चाहती है। ये सुनकर देवांश ने कहा, ये सब मुझे मालूम है, तुम बस कल की तैयारी करो। जवाहर जी के मन में बस ये ख्याल आ रहा था कि शादी के 10-12 साल बाद हुई थी रूपाली, कितनी मन्नतों के बाद आई थी वो। तभी वो एकदम से ख्यालों से बाहर आए। देवांश की बात याद करके उनका मन फिर भारी हो गया। उसके बाद उनसे कोई काम ही नहीं हुआ।
इसके बाद घर पहुंचकर उसने राधिका को जब ये बात बताई तो वो कुछ पल खामोश रही, फिर खुश होते हुए बोली, ये तो खुशखबरी है, इतना दुखी होकर क्यों बता रहे हो? जवाहर बोले, पागल हो गई है, अपनी मासूम सी बच्ची को उस राक्षस को कैसे दे दें? राधिका सोचते हुए बोली, हम कितनी भी कोशिश कर लें, इतने पैसे वाला परिवार कभी नहीं ढूंढ पाते रूपाली के लिए। सोचिए, हमने उसे दिया ही क्या है? उसकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे हो जाएंगे। जवाहर दुखी स्वर में बोले, तू समझ नहीं रही है, उस इंसान के साथ वो कैसे खुश रह सकती है? कुचल देगा उस नाजुक सी बच्ची को। राधिका बोली, जीवन में पैसे की बहुत अहमियत है, आप समझती क्यों नहीं? जवाहर के सिर में दर्द हो रहा था और वो बहस नहीं करना चाहते थे। फिर अपने कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें रूपाली की आवाज सुनाई दी, लेकिन जवाहर जी ने सोचा कि उसे सुबह बता देंगे, अभी उसका मूड क्यों खराब किया जाए। फिर अगले दिन नाश्ता करते हुए जवाहर ने रूपाली से सीधे बताते हुए कहा, देवांश कपूर तुमसे शादी करना चाहता है। रूपाली को एकदम से समझ नहीं आया। वो सोचते हुए बोली, कौन देवांश कपूर? आपका बॉस? जवाहर ने जब हाँ में सिर हिलाया तो वो आश्चर्य से बोली, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं? वो तो मुझे जानते नहीं, देखा तक नहीं है। जवाहर दुखी स्वर में बोले, कल जब तुम ऑफिस आई थी उसने तुम्हें तब देखा होगा। रूपाली कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं अभी 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती, और आपके बॉस से तो बिल्कुल नहीं, उन्हें तो जानती तक नहीं। तभी राधिका बीच में बोली, सोच ले बिटिया, इतना पैसे वाला परिवार फिर नहीं मिलेगा। रूपाली माँ की तरफ देखते हुए बोली, नहीं मम्मी, मैं सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर डैड अक्सर कहते हैं वो बहुत बददिमाग इंसान है। जवाहर ने राहत की सांस ली और बोला, मैं जानता था कि मेरी बेटी का यही जवाब होगा। मैं अभी देवांश को फोन करके मना कर देता हूँ। थोड़ी हिचक इसलिए थी कि कहीं रूपाली को बाद में ये ना लगे कि इतने धनवान परिवार से रिश्ता आया और पिता ने बिना पूछे ठुकरा दिया। जवाहर ने फोन मिलाया तो देवांश ने उठाया। उसकी आवाज सुनते ही जवाहर अटक अटक कर बोला, सर, मैं जवाहर बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी से बात की शादी के लिए, उसने इनकार कर दिया है। 2-3 साल और पढ़ना चाहती है। कुछ पल फोन की दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर बहुत धीमी और जमा देने वाली आवाज में देवांश ने कहा, भट्ट, मैंने तुमसे और तुम्हारी बेटी से शादी करने की इजाजत नहीं मांगी थी। मैंने बताया था कि 1 महीने में शादी करनी है। तैयारी कर लो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जवाहर आवक से खड़ा रह गया। राधिका और रूपाली उसकी तरफ उत्सुकता से देख रही थी और आखिर राधिका बोली, क्या हुआ, फोन कट गया क्या? क्या बोले वो? उसकी आवाज से जवाहर जैसे होश में आए और बोले, कह रहा था कि शादी तो होकर रहेगी। राधिका आश्चर्य से बोली, ये भी कोई दादागिरी है? अगर लड़की का मन नहीं है तो शादी कैसे होगी? ठीक है, ऑफिस में बॉस है, उसकी सुननी पड़ती है, लेकिन हमारे घर में उसकी नहीं चल सकती। जवाहर सिर झुकाए बैठे थे और खुद में बोले, धमकी वाली बात कैसे बताएं इन दोनों को? फिर वो धीरे से बोले, अब आएगा तो नाश्ता पानी को लगाना ही होगा। मैं बाजार से जाकर कुछ नाश्ते का सामान ले आऊंगा। रूपाली को पिता थके हुए और परेशान से दिखे तो वो तुरंत बोली, आओ भगत तो करनी पड़ेगी। आप परेशान मत होइए डैड, बाजार से सामान मैं ले आऊंगी। फिर हम उनसे आराम से कह देंगे कि ये रिश्ता नहीं हो सकता है। ये कहकर रूपाली अपने कमरे में चली गई। जवाहर जी मन में बोले, इतना आसान नहीं है देवांश को इनकार करना जितना कि रूपाली सोच रही है। एक बार उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करने में वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने निर्णय लिया है कि वो इस नौकरी से इस्तीफा दे देगा। वैसे भी देवांश उसे 1-2 साल में निकालने ही वाला था। स्वयं इस समय छोड़ देगा तो अपनी बच्ची की जिंदगी बिगड़ने से बचा लेगा। उधर रूपाली खुद में बड़बड़ाई, मम्मी पापा के सामने बड़े आत्मविश्वास में कह दिया कि इनकार कर दूंगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देवांश के बारे में अब तक जो सुना है उसके बाद ऐसी उम्मीद नहीं है। वैसे तो उसने देवांश को देखा नहीं था, ना जाने ये मसला उसकी जिंदगी में एकदम से कहां से पैदा हो गया। फिर वो अपने पापा को याद करने लगी। ये भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर देवांश ने ऐसा क्या कहा पापा को फोन पर कि वो पसीना पसीना हो गए। उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन वो परेशान दिख रहे थे।
इसी उधेड़-बुन में वो बाजार से कुछ नाश्ते का सामान ले आई और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर की सफाई में लग गई। शाम को देवांश और उसकी सौतेली माँ सुगंधा दरवाजे पर खड़े थे। जवाहर ने आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाय नाश्ता कराया। सुगंधा ने मुंह बनाकर जरा सा खाया और बोली, बहुत ऑयली है, मैं ऐसी चीजें नहीं खा सकती। वो बार बार बोल रही थी, लेकिन जैसे ही देवांश ने उसे घूर कर देखा वो चुप हो गई। देवांश बार बार अंदर की तरफ देख रहा था, लेकिन जब रूपाली नजर नहीं आई तो बोला, रूपाली को बुलाओ और जल्दी से रोका कर देते हैं। जवाहर हाथ जोड़कर बोला, सर, आप हमारे घर आए हैं और हमारी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन रूपाली अभी विवाह नहीं करना चाहती, उसे माफ कर दीजिए। सुगंधा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अच्छा, इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की है जो ग्रेट देवांश से शादी करने से इनकार कर रही है? वाह, वंडरफुल। मैं एक बार ऐसी लड़की को देखना जरूर चाहूंगी जिसके पीछे देवांश दीवाना हो रहा है और जो उसे घास भी नहीं डाल रही। देवांश ने सुगंधा से दांत भींचते हुए कहा, एक शब्द और नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर जवाहर की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है रूपाली? मुझे उससे अकेले में बात करनी है। जवाहर ने सतर्क होते हुए कहा, मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आपको जो कहना है कह दीजिए। देवांश गुस्से में फुफकारते हुए बोला, नहीं, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, कहाँ है वो? जवाहर उसे रूपाली के कमरे की ओर ले गया। देवांश ने जब कमरे में प्रवेश किया, वो बाल बना रही थी। एक पल को वो देखता रह गया। चेहरा सुबह की लालिमा की तरह दमकता, एकदम तरोताजा, बालों से टपकता पानी, सादी सी कुर्ती और लेगिंग्स, ऊपर से नीचे तक सादगी और ताजगी से लबरेज। रूपाली एकदम से देवांश को कमरे में देख घबरा गई और बोली, आप? देवांश जैसे होश में आया और बोला, हाँ, मैं देवांश कपूर हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। अचानक देवांश को सामने देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतना लंबा चौड़ा होगा उसने सोचा नहीं था। रूपाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं शादी नहीं कर सकती। तो देवांश ने एक सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, क्यों नहीं कर सकती? और किसी और से प्यार करती हो? रूपाली ने निगाहें देवांश के चेहरे से हटी नहीं थी। उसने ना में सिर हिला दिया। देवांश की नजर भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वो बोला, फिर क्या परेशानी है? तुम्हारे पेरेंट्स तो तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। रूपाली सिर झटकते हुए बोली, डैड आपकी पोजीशन से घबरा कर हाँ कह रही हैं और मम्मी आपके पैसे के कारण। देवांश कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मुझसे जो भी शादी करेगी मेरे पैसे के कारण ही करेगी। फिर सिगरेट बुझाकर उसकी कुर्सी के दोनों तरफ के हाथों पर हाथ रखकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले जाकर सख्त आवाज में बोला, तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे पिता को नौकरी से तो निकाल ही दूंगा, साथ में पैसे की हेराफेरी के इल्जाम भी लगवा दूंगा। सारी उम्र जेल के चक्कर काटने में बीतेगी। ज्यादा सोचने का समय नहीं है। 5 मिनट में बाहर आ गई तो रस्म हो जाएगी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और वो दंदनाता हुआ बाहर चला गया। रूपाली अपनी जगह से चिपकी रही। समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। नहीं, मैं जिंदगी में कुछ भी सहन कर लूंगी, लेकिन अपने माता पिता पर आंच नहीं आने दूंगी। फिर वो जल्दी से उठी, मुंह पर पानी के छक्के मार, आंखों में काजल डाल कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर दोनों माता पिता बेचैन और चिंतित खड़े थे। उसे देखते ही बोले, क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, देवांश जी ने मुझे कन्विंस कर दिया था। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे और मेरा बहुत ध्यान रखेंगे। ये सुनकर राधिका खुश हो गई और बोली, चलो ये तो ठीक हो गया, अब तुमने क्या सोचा है आगे? जवाहर अभी भी उसके चेहरे को देख रहा था। तभी रूपाली उत्साहित स्वर में बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी जवाहर ने रूपाली से पूछा, तुम सचमुच ऐसा ही चाहती हो ना? रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। तीनों को कमरे में प्रवेश करता देख सुगंधा बोली, ओहो, तो दुल्हन राजी हो गई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और देवांश ने ड्राइवर को फोन कर गाड़ी में रखे सामान को लाने को कहा। इधर राधिका टीका करने के लिए थाली लेकर आई और जवाहर से बोली, कम से कम एक मिठाई का डब्बा तो ले आओ, हमने तो कोई तैयारी ही नहीं कर रखी। तो देवांश ने तुरंत कहा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, जो है उसी से काम चला लो। फिर सुगंधा ने रूपाली के गले में हीरो का हार पहनाया और कपड़े, मिठाई, मेवा दी।
जवाहर ने बस अपनी हैसियत के हिसाब से टीका करके लिफाफा दे दिया। आगे का कार्यक्रम निश्चित करके बता दूंगा। देवांश ये बोलते हुए चला गया। उसके जाते ही तीनों धम से सोफे पर बैठ गए। राधिका गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बाप रे, कैसे आंधी तूफान की तरह आया था। मुझे तो जितनी देर यहाँ रहा घबराहट सी होती रही। कहाँ मैं सपने देखती थी दामाद आएगा, उसके रूप में बेटा मिल जाएगा, लेकिन देवांश के सामने तो आवाज ही नहीं निकलने वाली। इधर जवाहर अपने ख्यालों में खोए हुए थे। पता नहीं जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं। वहीं रूपाली के दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था, माता पिता के कारण शादी तो करनी पड़ेगी देवांश से, लेकिन उसके साथ सारी जिंदगी कटेगी कैसी। तभी राधिका ने डिब्बा खोलकर देखा तो एक साड़ी थी और दूसरे डिब्बे में ड्रेस। तो वो खुशी से चीखते हुए बोली, देख रूपा, कितने सुंदर कपड़े हैं, तू इन्हें पहनकर बिल्कुल हीरोइन लगेगी, और ये हीरो का हार भी लाखों का होगा। अब तो शादी का ये मेवा और फूल खूब खा, चेहरे पर और रौनक आ जाएगी। लेकिन रूपाली ने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं उसने कितना सुना और कितना नहीं। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बर्दाश्त करेगी वो देवांश को। अगले दिन जवाहर ऑफिस गए तो सोच रहे थे, पता नहीं देवांश का रवैया कैसा रहेगा। ऑफिस में तो किसी को इस रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं होगी। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उसे पता चला देवांश 2 दिन के लिए शहर के बाहर गया है। तो उन्होंने चैन की सांस ली। और जब वो घर पहुंचते तो राधिका ने कहा, हमें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एकदम से सारी खरीदारी कैसे करेंगे? आप बैंक से रूपाली की शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे निकाल लो। जवाहर जी के दिल में कोई उत्साह नहीं था। शादी की तैयारी को लेकर वो अनमने मन से बोले, कल निकाल लूंगा कुछ रुपए, तुम दोनों लिस्ट बना लो क्या क्या लेना है। समारोह का स्थान और खाने पीने के बारे में तो देवांश से पूछकर निर्णय लेना होगा। उसकी हैसियत का इंतजाम पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। इधर रूपाली को अब पैसे को लेकर भी चिंता हो रही थी कि उसके पिता इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं। जो 2 ड्रेस और गहने देवांश लाया था, उसकी कीमत का सामान वो कैसे खरीद सकते हैं। कितने अरमानों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे थे और अब उस पैसे की कोई कीमत नहीं होगी देवांश के पैसे के आगे। अगले दिन जवाहर और राधिका बड़े मन से कागज पेन लेकर बैठे और लिखा कि बेटी को कितनी साड़ी और क्या क्या सामान देना है। राधिका ने निश्चय किया अपने दोनों हार देकर वो एक बड़ा सा हार सोने का बनवा देगी रूपाली के लिए। वो जवाहर से बोले, एक ही हार देंगे पर वजनदार देंगे। रूपाली को इन बातों में कोई आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन माता पिता की खुशी में खुश होने का दिखावा कर रही थी। उसने अभी तक शादी के विषय में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब उसके मन में विचार आ रहा था, अगर सचमुच उसे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता मिलती तो कैसा साथी चुनती, ऐसा जो उसका हम उम्र हो, जिसके साथ हंस बोल सके, जिसके साथ सहज महसूस कर सके। देवांश के सामने तो उसे हर समय सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए, और अगर गलती हो गई तो वो जितने गुस्से वाला है उसे छोड़ने वाला नहीं। उसे लग रहा था वो शादी नहीं किसी कैद खाने में जा रही है। इधर तीसरे दिन देवांश ऑफिस आया और 2 दिन का काम देखने के बाद उसने जवाहर को अपने कैबिन में बुलाया। जवाहर ने आते ही देवांश से कहा, मैंने पंडित से पूछ लिया है, अगले महीने की 20 तारीख यानी पूरे 1 महीने के बाद का मुहूर्त मिला है। समारोह स्थल और खाने पीने का सब इंतजाम मैंने इवेंट मैनेजमेंट से करने को बोल दिया है। रूपाली के पहनने के कपड़े मैं दिलवा दूंगा अपनी हैसियत के हिसाब से, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जवाहर ने सुन उदास स्वर में बोला, सर जानता हूँ आपकी हैसियत के हिसाब से नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो पैसा मैंने उसके लिए जोड़ा है उसमें अपने कुछ अरमान पूरे कर लूं। तो देवांश कठोर स्वर में बोला, जब बोल दिया है कोई जरूरत नहीं तो समझ नहीं आया, मेरे साथ सस्ते कपड़े और ज्वेलरी में कैसे घूमेगी वो। ये सुनकर जवाहर मुंह लटकाकर बाहर आ गया। इधर रूपाली ने जब घंटी की आवाज पर दरवाजा खोला और सामने देवांश को खड़ा देखा तो सकपका गई। पुराने घिसे हुए कपड़ों में बिखरे बाल में वो छत पर रखे गमलों को ठीक करके आई थी। उसके हाथों और चेहरे पर मिट्टी लगी थी। देवांश उसको देख मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें इस तरह के काम करने की आगे से कोई जरूरत नहीं है, अपनी खूबसूरती को खराब मत करो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, खरीदारी करने चलना है। तो रूपाली आश्चर्य से बोली, खरीदारी मैं मम्मी के साथ कर लूंगी। देवांश उसे घूरते हुए बोला,
खरीदारी मेरी हैसियत के हिसाब से होगी, इसलिए मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। चुपचाप जल्दी से तैयार हो जाओ। रूपाली देवांश को ड्राइंग रूम में बैठाकर अंदर चली गई। उसे देवांश का ये रवैया बहुत बुरा लगा और वो मन में बोली, उसे खूबसूरती ना खराब हो जाए यह चिंता है, और बार बार अपनी हैसियत का क्या बखान कर रहा है। वो समझ गई देवांश को केवल एक खूबसूरत गुड़िया सुंदर और महंगे कपड़ों में सजी धजी अपने साथ चलने के लिए चाहिए। मन ही मन उसका दिल रो रहा था, क्योंकि देवांश हर बार आता है उसे थोड़ा और कुचल देता है। ड्राइंग रूम में पानी लेकर गई और बोली, नमस्ते बेटा, आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। देवांश लापरवाही से बोला, कोई आवश्यकता नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, बार बार खाने की मुझे आदत नहीं है। राधिका लाड जताते हुए बोली, पर रस्म के बाद पहली बार होने वाला दामाद घर आया है, मुंह मीठा करने का शगुन तो बनता है। तो देवांश झुंझला कर बोला, आपको लाना है ले आओ, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रूपाली को बोलो जल्दी तैयार हो। राधिका संकोच के साथ बोली, बेटा इस तरह अकेले रूपाली को खरीदारी के लिए ले जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी माताजी साथ होती तो ठीक रहता, अगर वो व्यस्त हैं तो मैं चलती हूँ। देवांश बेरुखी आवाज में बोला, शादी के बाद भी तो रूपाली मेरे घर अकेले रहने आएगी, किसी को साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले उसे खरीदारी करवा दूंगा। राधिका को देवांश से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। वो तुरंत रूपाली के पास पहुंची और बोली, जल्दी करने को कह रहा है, मुझे थोड़ा बदतमीज सा लग रहा है। रूपाली का मन हुआ कुछ कहने का, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा बदतमीज है, लेकिन माँ को दुख ना हो इसलिए बोली, नहीं आपको ऐसा ही लगा होगा, उनका तरीका यही है बात करने का, आप ज्यादा चिंता मत करो। कहने को तो रूपाली ने कह दिया, लेकिन उसे स्वयं बहुत चिंता हो रही थी। रूपाली ने सोचा उसमें कोमलता नाम की कोई चीज नहीं थी, न हंसता था न मुस्कुराता था, बस ताना रहता था, और जो बोलता कड़क आवाज में ऐसे बोलता जैसे पत्थर बरसा रहा हो। उसे दूसरे की भावना की बिल्कुल कदर नहीं थी। फिर जल्दबाजी में वो बस पानी डालकर आई थी। जल्दी से जीन्स और टी शर्ट पहनकर बालों पर कंघी फेरकर बाहर आ गई, क्योंकि देवांश को चिल्लाने का माँ के सामने रूपाली कोई मौका नहीं देना चाहती थी। ना उसने हाथ में कुछ पहना न कान में, बस जेब में कुछ पैसे और रुमाल रख लिए। उसको देखते ही देवांश बिना कुछ बोले तुरंत बाहर निकल गया और पीछे पीछे रूपाली भी। राधिका बोल भी नहीं पाई रूपाली से कि जाने से पहले कुछ खा ले। सुबह बस एक गिलास दूध पिया था उसने। राधिका बेढाल सी सोफे पर बैठ गई। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था कहीं लड़की की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसने तुरंत जवाहर को फोन मिलाया। राधिका ने फोन पर बताया, देवांश अचानक घर आया और रूपाली से बोला तैयार हो जाओ, खरीदारी करने जाना है। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है उसके पास। आने वाला था तो पहले फोन करके बताना चाहिए था। जवाहर स्वयं आश्चर्यचकित थे। वो बोले, 1 घंटे पहले तो मुझसे बात कर रहा था, तभी कोई जिक्र नहीं किया। जवाहर समझ गए इस विवाह में उन तीनों को बोलने का कोई हक नहीं है। जो कुछ होगा बस देवांश की मर्जी से होगा। इधर घर के बाहर एक बड़ी सी शानदार गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर समेत। गाड़ी का दरवाजा ड्राइवर ने बड़े अदब से रूपाली के लिए खोला। गाड़ी में बैठ रूपाली को ठंडक का एहसास हुआ, और अगर मन अस्थिर ना होता तो इस आरामदेह गाड़ी में रूपाली को सुकून और आनंद भी महसूस होता। लेकिन अभी अपने आप को संयत करने के लिए वो खिड़की के बाहर देखने लगी। देवांश मुड़कर एकटक उसे देख रहा था और अपने मन में बोला, ना जाने क्यों आंखें नहीं थकती, मन नहीं भरता रूपाली को देखकर। इतनी सुंदर, ना कोई गहना ना कोई मेकअप, बाल जो अपने आप सूखते जा रहे थे और घुंघराले होते जा रहे थे। उसे लग रहा था वो उदास और गुस्से में थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था जब वो उसे एक से एक सुंदर कपड़े दिलवाएगा तो वो प्रसन्न हो जाएगी। सब लड़कियों को बस पैसा चाहिए होता है। जब उसे पैसे से ही लड़की को खरीदना है तो अपनी मनपसंद लड़की को खरीदे। तभी रूपाली को महसूस हुआ देवांश की नजर उस पर है, तो वो सकुचा गई और उसने एक बार मुड़कर देवांश की तरफ देखा। लेकिन देवांश ने देखना बंद नहीं किया, तो रूपाली को स्वयं ही अपनी नजरें हटानी पड़ी। फिर वो थोड़ा और गाड़ी के दरवाजे की तरफ सिसक गई और कसमसा गई। गाड़ी शहर के सबसे महंगे और पौश इलाके में पहुंच गई थी। एक बड़े से फैशन हाउस के सामने जाकर रुक गई। रूपाली इस तरह
रूपाली इस तरफ कभी नहीं आई थी, ना ही उसे इस इलाके की कोई जानकारी थी। डर से अधिक उसे उत्सुकता हो रही थी कि लोग ऐसी जगह से खरीदारी करते हैं क्या। इससे पहले रूपाली गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आती, इमारत के बाहर खड़ा चौकीदार दौड़ता हुआ दरवाजा खोलने आया। उसे ये सब अजीब लग रहा था। अंदर की साज सजा और माहौल देखकर हैरान रह गई। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला जबरदस्त मेकअप और फैशनेबल गाउन में उनके स्वागत के लिए आगे आई। लग तो मालकिन रही थी। फिर वो उन्हें एक विशाल हॉल में लेकर गई, जहां गाउन, साड़ी और ड्रेसेस की भरमार थी, और वो मुस्कुराकर अदाएं दिखाते हुए बोल रही थी, सर एक बार आप नजर से निकाल लीजिए, जो भी पसंद आए बता दीजिए, हम वैसा ही मैडम के साइज का निकाल देंगे। ये सुनकर देवांश देखने लगा और रूपाली से बोला, देखो कोई पसंद आ रहा है क्या? रूपाली ने इतना बड़ा शोरूम, इतने सारे कपड़े जिंदगी में नहीं देखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे किस तरह के गाउन पसंद करने की उम्मीद की जा रही है। उसने वैसे भी इस तरह के कपड़े कभी पहने नहीं थे। वो तो बस टी शर्ट, जीन्स और कुर्तियां पहनती थी। तभी देवांश ने एक पीच रंग का गाउन निकाला जो बारीक काम से लदा था। गाउन सुंदर था, लेकिन वो सोच रही थी इतना भारी गाउन पहनकर कहाँ जाएगी। तभी शोरूम की मालकिन एकदम से आगे बढ़कर बोली, सर की पसंद तो बहुत बढ़िया है, मैडम पर बहुत जमेगा। मैडम पहले ही सुंदर हैं, इसमें तो बिल्कुल अप्सरा लगेंगी। देवांश ने गाउन वहां खड़ी सहायिका को पकड़ाते हुए रूपाली से कहा, इसे पहनकर देखो कैसा लगता है। तो रूपाली चुपचाप ट्रायल रूम में जाकर पहनने लगी। इतना भारी गाउन पहनने में उसके हाथ टूट गए। थोड़ा लंबा और ढीला था। गिरते पड़ते बाहर आई तो सहायिका और मालकिन तुरंत उनके पास आकर देखने लगे गाउन कितना ढीला है। फिर उसके नाप के गाउन की लाइन लगा दी उन लोगों ने। देवांश पसंद कर करके उसे देता रहा और वो पहनकर दिखाती रही। रूपाली को वहाँ बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो कठपुतली से अधिक कुछ नहीं। उसे कार्यक्रम के लिए सजाया जा रहा है। एक दो बार उसने कहा भी, बिल्कुल अच्छी नहीं है ड्रेस, पहनकर असहजता महसूस हो रही है। जैसे ही वो कोई पोशाक पहनकर आती, देवांश उसके एक कदम करीब आकर ऊपर से नीचे तक देखता और वहाँ खड़ी सहायिका को बताता कहाँ ठीक करना है और क्या बदलाव करना है। अब रूपाली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। उसको समझ आ गया था आगे की जिंदगी एक मुक्त प्राणी की तरह बितानी पड़ेगी, जिसमें देवांश सब निर्णय लेगा, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। औरतों के लिए खरीदारी शौक होता है, लेकिन उसके लिए एक सजा हो गई थी। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, चक्कर से आ रहे थे। 3-4 घंटे की इस मशक्कत के बाद देवांश बोला, जो पसंद किए हैं वो सब ऑल्टर करके पैक कर देना, मैं पेमेंट कर देता हूँ। देवांश को जाते देख रूपाली वहीं थक कर सोफे पर बैठ गई। उसने राहत की सांस ली। जल्दी से घर जाकर खाना खाएगी और सो जाएगी। वहीं खड़ी सहायिका बोली, कितनी किस्मत वाली हैं आप मैडम, इतना चाहते हैं सर आपको। कितने सारे कपड़े खरीदे हैं उन्होंने आपके लिए। इन कपड़ों के ढेर में उसके माता पिता के अरमान दब जाएंगे और उसे नहीं लगता देवांश उसके पुराने कपड़े में से एक भी उसे रखने देगा। उसकी यादें, उसके जीवन का एक हिस्सा देवांश बिल्कुल काट कर फेंक देगा। नए सिरे से नए परिवेश में उसको जीवन प्रारंभ करना होगा। रूपाली 10 मिनट ही बैठ पाई थी कि देवांश आया और बोला, अब कुछ इंडियन ड्रेसेस भी ले लेते हैं, सब कपड़े जब ऑल्टर हो जाएंगे तब वो भिजवा देंगे। ये सुनकर रूपाली के होश उड़ गए। अभी तक वो बिल्कुल खामोश रही थी, वो बिल्कुल चुप हो गई थी, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, बाकी की खरीदारी फिर किसी दिन कर लेंगे, एक दिन में इतना काम करना बहुत मुश्किल है। तो देवांश अपने सख्त लहजे में बोला, अभी बहुत सा सामान लेना है, तुम्हारी पूरी वार्डरोब भरनी है। आज कपड़ों का काम कर लो और उसके बाद ज्वेलरी और दूसरा सामान भी लेना है। रूपाली में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, लेकिन इतना तो समझ गई थी देवांश से अपनी बात मनवाना दीवार में सिर्फ फोड़ने जैसा है। रूपाली सिर झुकाए मन ही मन उस दिन को कोस रही थी जिस दिन वो अपने पिता से मिलने ऑफिस गई थी। वो देवांश के पीछे पीछे चलने लगी। तभी बाहर आकर देवांश बोला, लगता है तुम्हें भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। रूपाली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई चाट पकौड़ी वाला खड़ा दिखाई नहीं दिया। आसपास कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी नहीं था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। इधर देवांश ने एक बड़ी सी इमारत में प्रवेश किया। वहीं रूपाली सोच रही थी
हे भगवान, इसके सब काम इतने भव्य स्तर पर क्यों होते हैं? वो एक इटालियन रेस्टोरेंट था। देवांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या खाना है? रूपाली ने मेन्यू देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया तो देवांश से बोली, आपको जो पसंद है वही मंगा लीजिए। फिर देवांश ने पता नहीं क्या मंगाया जो रूपाली की हलक से नहीं उतरा। थोड़ा बहुत खाकर उसने छोड़ दिया। उसे गुस्से के कारण रोना आने लगा। कैसा आदमी है, दूसरों की जरूरत को समझने की कोशिश नहीं करता, बस अपने हिसाब से हाँकता है सबको। वहीं देवांश उसे फिर दूसरे स्टोर ले गया और वहाँ लहंगे, साड़ी और कुर्ती दिखाने को कहा। रूपाली ने इतनी खरीदारी तो अपने संपूर्ण जिंदगी में नहीं की थी जितनी एक दिन में करनी पड़ रही थी। उसका भूख और थकान के मारे बुरा हाल था। रूपाली बेमन से बैठी रही और देवांश ने स्वयं ही कपड़ों को पसंद कर अलग रखवा दिए। उसने जब उन्हें पहनकर देखने को कहा तो रूपाली ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो थक गई है और कपड़े नहीं पहन सकती। तब स्टोर की संचालिका ने नाप लेते हुए कहा, हम अपने आप मैडम के नाप के हिसाब से ठीक करवा देंगे। अब शाम हो गई थी। आखिर स्टोर के बाहर निकलकर जब गाड़ी में बैठे तो रूपाली की जान में जान आई। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि अब ये कहीं और जाने को ना कह दे, सीधे घर पहुंचा दे उसे। लेकिन देवांश कुछ नहीं बोला। फिर जैसे ही गाड़ी रूपाली के घर के सामने रुकी तो वो बोला, कल तो मेरी जरूरी मीटिंग है, परसों ज्वेलरी और खरीदारी करने चलेंगे, तैयार रहना। कपड़ों में कुछ कम लगेंगे तो बाद में ले लेंगे। तो रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया और देवांश चला गया। इधर रूपाली को घर के दरवाजे की घंटी भी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राधिका ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसको देखते ही चिंतित स्वर में बोली, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे इतनी देर तक? रूपाली रुआंसे स्वर में बोली, पहले कुछ खाना खिला दो, फिर बात करेंगे। राधिका ने तुरंत खाना लगाया। रूपाली की जान में जान आई। फिर वो पलंग पर निढाल लेट गई। अब तक जवाहर भी ऑफिस से आ गए थे। उनको भी उत्सुकता हो रही थी, आखिर कितनी खरीदारी की जो सारा दिन लग गया। लेकिन रूपाली का बिल्कुल मन नहीं था सारा वृतांत सुनाने का। एक तो थकान बहुत हो रही थी, दूसरा उसका अनुभव अच्छा नहीं था। लेकिन दोनों को उत्सुकता से अपनी तरफ देखते हुए उसने खुश होने का नाटक करते हुए बताया कितनी महंगी और खूबसूरत कपड़े दिलवाए देवांश ने। राधिका जानने को उत्सुक थी किस रंग और डिजाइन के कपड़े लिए रूपाली ने। थकान का बहाना बनाकर रूपाली टाल गई और हंसते हुए बोली, जब आ जाएंगे तब देख लेना, एक एक पहन कर दिखाऊंगी। राधिका को कपड़ों का शुरू से बहुत शौक था, लेकिन पति के सीमित आय में उसने मन का कपड़ा कभी नहीं पहना। बेटी को इतना मिलता देख उसको बहुत खुशी हो रही थी। देवांश बेटी को खुश रखे, उसे और कोई शिकायत नहीं होगी उससे। वहीं जवाहर दोनों माँ बेटी को बातें करता छोड़ अपने कमरे में जाकर लेट गया। रूपाली को रात भर नींद नहीं आई। शारीरिक थकान और मानसिक संताप के कारण वो करवट बदलती रही। कैसे निभाएगी इस रिश्ते को, उसकी समझ नहीं आ रहा था। भोर होते होते उसकी आंख लगी। तभी ऑफिस जाते हुए जवाहर जी ने उसके कमरे में झांका तो वो सोती दिखी। रोज उससे मिलकर जाते थे, लेकिन लगा पहले दिन अधिक थक गई होगी, इसलिए अभी तक सो रही है। थोड़ी देर बाद राधिका उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई तो देखा उसका शरीर तप रहा था। उसे तेज बुखार था। राधिका ने तुरंत रूपाली को नाश्ता कराया और दवाई दी। रूपाली निढाल हो रही थी, उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था। वो सारा दिन ऐसे ही पलंग पर पड़ी रही। जब दवाई का असर कम होता उसे फिर बुखार चढ़ जाता। रात को बुखार और तेज हो गया था तो राधिका ने माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। सुबह डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा वायरल बुखार है, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, कमजोरी और बढ़ेगी। राधिका और जवाहर स्कूटी पर बाजार चले गए फल और दवाइयाँ लेने। रूपाली का उस समय बुखार उतर गया था और वो गहरी नींद में सो गई। वहीं राधिका अपनी पड़ोसन जमुना को कुछ देर के लिए रूपाली के पास छोड़ कर गई, उसका ध्यान रखने के लिए। उधर देवांश को समझ नहीं आ रहा था इतनी खरीदारी करने के बावजूद रूपाली इतनी खामोश क्यों थी। उसे लगा था इतना कपड़ा खरीदने के बाद वो प्रसन्न और मुस्कुराती नजर आएगी, लेकिन शाम तक तो ऐसा लग रहा था उसे कपड़े खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खाना भी उसने कुछ नहीं खाया। इस बारे में उसे लगा आजकल की लड़कियां फिगर बनाए रखने के लिए कुछ खाती पीती नहीं है। उसे रूपाली का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, इसलिए असमंजस की स्थिति में था और जितना सोचता इस बारे में उतना गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन मीटिंग के कारण वो व्यस्त रहा, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दे सका। अब गहनों की खरीदारी करने के लिए देवांश ने सोचा 11 बजे निकलना सही रहेगा। उसने निश्चय किया फोन करके रूपाली को पहले से बता देना ठीक रहेगा, वो घर के बाहर ही उसे मिल जाएगी।
लेकिन उसे समझ नहीं आता राधिका से कैसे बात करे। वो उसे खिलाने पिलाने के लिए आतुर रहती है और उसे संकोच आता। उसने 2 बार फोन किया लेकिन भट्ट परिवार के घर से किसी ने फोन नहीं उठाया और जवाहर ऑफिस भी नहीं आए थे। अब तक 10:30 बज गए और उसका कोई अता पता नहीं था। कोई छुट्टी लेने का संदेश भी नहीं आया था। अब तो देवांश का पारा और चढ़ता जा रहा था। इस तरह की लापरवाही उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुस्से से भरा वो ऑफिस से निकला और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को भट्ट के घर चलने को कहा। उसने 2 बार घंटी बजाई, तब जाकर किसी अनजान स्त्री ने दरवाजा खोला। उसने गुस्से में पूछा, कहाँ है रूपाली? वो स्त्री बोली, सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देवांश को लगा उससे बचने के लिए या अपना महत्व बढ़ाने के लिए जवाहर ने झूठ बुलवाया है, तो वो बेरुखी से बोला, मुझे रूपाली से मिलना है। जमुना उसके आगे से हटे बिना बोली, नहीं, आप इस समय नहीं मिल सकते उससे। फिर वो गुस्से से बोला, मैं उसका मंगेतर हूँ और इस समय उससे मिलकर ही रहूंगा। उसकी सख्त आवाज से जमुना घबरा गई और पीछे हट गई। देवांश दंदनाता हुआ रूपाली के कमरे में पहुंच गया। रूपाली गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखते ही देवांश को लगा जैसे समय ठहर गया हो। तकिए पर उसके बाल बिखरे थे, कुछ लटें उसके चेहरे पर भी पड़ी थी। बंद पलकें, गुलाबी होठ, संगमरमरी देह, वो कुछ बोल नहीं सका। देवांश आंखें झपकाना भूल गया। रूपाली सुंदर है, इस बात का उसे यकीन था, लेकिन इतनी सुंदर कि हाथ छूने के लिए उतावले हो जाएं, वो नहीं जानता था। देवांश ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसकी आंखें तृप्त ही नहीं हो रही थी। लगा जैसे इस दृश्य को पी ले वो। उसका अपने आप पर काबू नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि अगर वो 2 पल भी यहाँ रुका तो कुछ न कुछ ऐसी हरकत अवश्य कर बैठेगा जो ठीक नहीं होगा। वो तुरंत मुड़ा और जमुना से बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। देवांश ऑफिस चला गया था, लेकिन चित रूपाली के पास रह गया था। सारा दिन उसे होश नहीं उसने क्या काम किया और किससे बात की। और कोई दिन होता तो जवाहर को न केवल फटकार मिलती बल्कि बिना बताए छुट्टी करने के कारण निष्कासित कर दिया जाता। लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार रूपाली की खूबसूरती आ रही थी। उसे लग रहा था वो अग्नि के झरने के नीचे खड़ा जल रहा है। इस बेहोशी की हालत में वो घर पहुंचा और बार बार उसका हाथ टेलीफोन पर जाता। एक बार फोन करके रूपाली की आवाज सुनना चाहता था, लेकिन उसने नियंत्रण रखा अपने आप पर। जानता था उसकी आवाज सुनकर वो अपना आपा खो देगा और तुरंत उसके घर पहुंच जाएगा। देवांश ने किसी तरह इस बेचैनी में ही रात काटी। वो जानता था रूपाली की तबीयत ठीक होने तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। अगले दिन जवाहर ऑफिस में समय से पहले ही आ गए थे। देवांश ने पहुंचते ही उसे बुलावा भेजा। जवाहर को लग रहा था अब उसकी शामत आएगी। देवांश से उसको कोई लिहाज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन देवांश ने पहले दिन के अवकाश के विषय में कुछ कहा नहीं। वो अपने ख्यालों में था और जवाहर के आते ही उसने पूछा, रूपाली अब कैसी है? जवाहर कुर्सी पर बैठते हुए परेशान स्वर में बोला, कल डॉक्टर को दिखाया था, उसकी बताई दवाई दी है। रात को बुखार तो आया, लेकिन इतना लेज नहीं था जितना पहले हो जाता था। जवाहर को जमुना ने बता दिया था कि देवांश आया था और बहुत गुस्से में था। जवाहर नहीं जानता था अब देवांश की आगे क्या प्रतिक्रिया होगी और वो क्या करने वाला है। लेकिन देवांश की आवाज में कठोरता नहीं थी। जिस डॉक्टर को दिखाया है वो काबिल नहीं है, तो डॉक्टर जरीवाला को दिखा देते हैं, शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर है। जवाहर धीमे स्वर में बोला, शुरू से डॉक्टर शर्मा को दिखाते आए हैं। उनकी दवाइयों से रूपाली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देवांश कुर्सी पर पीछे सहारा लेकर आराम से बैठते हुए बोला, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, कुछ चाहिए तो बता देना। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी आगे की खरीदारी तब कर लेंगे। फिर जवाहर कमरे से बाहर आ गया। उसे पहली बार लगा देवांश को रूपाली की चिंता है। चलो, लड़की खुश रहेगी और उसे क्या चाहिए। इधर देवांश के लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। अगले दिन उसने जवाहर से फिर रूपाली की तबीयत के बारे में पूछा। जवाहर का जवाब था, कल रात से बुखार नहीं आया, लेकिन कमजोरी बहुत है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा। अब देवांश ने सब्र का घूंट पी लिया। जवाहर ने जब ये बात घर में दोनों को बताई तो राधिका बड़ी प्रसन्न हुई। बेटी की इतनी फिक्र कर रहा है, उसे बड़ी निश्चिंता हुई। लेकिन रूपाली का तनाव बढ़ गया। देवांश के साथ खरीदारी करना उसे बड़ा भारी काम लग रहा था। उसे लग रहा था थकान और तनाव के कारण ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। फिर उसे ये सब दोबारा झेलना पड़ेगा। उसने निश्चय किया वो संकोच नहीं करेगी और 3 घंटे बाद ही मना कर देगी। उसने खुद में कहा,
वो इससे अधिक नहीं घूम सकती। इधर दिन के 12 बजे देवांश लेने आ गया। राधिका ने रूपाली को इस बार पहले से ही ठीक से तैयार होने की हिदायत दे दी थी। ठीक से तैयार होने का मतलब था ढंग का चुन्नी वाला कुर्ता, कान में झुमके, हाथ में कंगन, चेहरे पर मेकअप और पेट भर नाश्ता। वो माँ से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो माँ के बताए अनुसार बन ठन कर देवांश का इंतजार करने बैठ गई थी। फिर राधिका उसे पानी का ग्लास और दवाई पकड़ाते हुए बोली, ज्यादा समय मत लगाना और मैंने सैंडविच रख दिया है, खा लेना। शाम को सुमन की बहन की शादी में जाने को रहने दो। सारा दिन खरीदारी करके थक जाओगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। राधिका दवाई खाते हुए बोली, नहीं, थोड़ी देर में ही देवांश जी से बोल दूंगी थक गई हूँ, घर जाना है। सुमन की बहन की शादी में तो जाना ही है। बहुत बोल कर गई थी, मेरी सबसे अच्छी सहेली है, बुरा मान जाएगी। आप चिंता मत करो, पूरी रात नहीं रुकूंगी, बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। रूपाली और उसकी सहेलियों ने रात भर रुकने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन रूपाली ने मना कर दिया। घंटी बजते ही रूपाली बाहर आ गई और सोचा देवांश को अंदर बुलाने से क्या फायदा, बेकार माँ का ही तनाव बढ़ेगा। इधर देवांश उसको जब देखता हैरान रह जाता। हर रूप में और अधिक खूबसूरत लगती। आंखों के मेकअप के कारण उसकी आंखें और भी मोहक लग रही थी। वो एक पल को ठगा सा देखता रह गया और रूपाली गाड़ी के दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ गई। देवांश ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को बता दिया कहाँ जाना है। मधुर आवाज में रूपाली से बोला, अब तबीयत कैसी है? रूपाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है, ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जितनी देर कंफर्टेबल लगे उतनी देर शॉपिंग करेंगे, आज बस ज्वेलरी देख लेते हैं। रूपाली ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे देवांश की आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। वो पुरुषों की नजर से अनजान नहीं थी। देवांश उसे अपलक देख रहा था। चेहरे से होते हुए उसकी नजर देह पर भी जा रही थी, जो रूपाली को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी नजर गाड़ी के बाहर स्थिर कर ली। फिर देवांश उसे बहुत बड़े शोरूम में ले गया, जहाँ चारों तरफ तेज रोशनी में गहने ही गहने थे। रूपाली की समझ में नहीं आ रहा था इतने गहनों में से कोई चुनाव कैसे करता होगा। कीमत का उसे कोई अंदाजा नहीं था। इससे पहले उसने कभी असली सोने के गहने खरीदे नहीं थे। पटरी पर से वो नकली आभूषण खरीद कर ही खुश थी। देवांश को देखते ही शोरूम में हलचल सी मच गई। 2 बंदे सामान दिखाने के लिए लपके। एक बंदा पानी लेकर बढ़ा उनकी तरफ। शोरूम का मैनेजर एकदम देवांश के पास आकर खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, क्या सेवा करें सर आपकी? रूपाली को मन ही मन हंसी आ रही थी। हर जगह पैसा बोलता है। वो अकेली आती तो ये लोग उसे अंगूठी दिखाने में भी नखरे दिखाते। इधर देवांश के बताए अनुसार एक से एक कीमती और शानदार हार उनके सामने पेश किए जाने लगे। जब देवांश को एक पसंद आया तो उसने रूपाली की तरफ देखकर कहा, ये कुछ सही लग रहा है, और उठाकर उसके गले में डाल दिया। उसके पीछे खड़ा हो आईने में देखने लगा। रूपाली को लगा जैसे देवांश की उंगलियां उसके गले पर फिसल रही हैं। वो असहज हो रही थी। अगली बार जब देवांश ने नेकलेस उठाया उसको पहनाने के लिए, तो उसे तुरंत उसके हाथ से ले लिया और वो स्वयं अपने गले पर ही लगाकर देखने लगी। जल्दी से उसने 4 अलग अलग तरह के सेट के लिए हामी भर दी और बोली, सर में दर्द होना शुरू हो गया है, अब चलना चाहिए। देवांश ने चारों सेट की रसीद बनाने को कहा और भुगतान करने चला गया, लेकिन उसकी निगाहें रूपाली की तरफ ही थी। रूपाली समय काटने के उद्देश्य से दूसरी तरफ के आभूषण देखने लगी। वहाँ बहुत छोटे और सादे से सेट रखे हुए थे। एक पेंडेंट बूंद की आकृति का था, जो उसे बहुत आकर्षित लग रहा था। वो ऐसे ही डेलिकेट सा पहनना पसंद करती थी। फिर उसने ऐसे ही सेल्स गर्ल से कीमत पूछी तो वो हंसते हुए बोली, मैम आप कीमत क्यों पूछ रही हैं? जिस पर भी हाथ रखेंगे सर एकदम से दिलवा देंगे, बहुत चाहते हैं आपको। रूपाली झुंझलाकर बोली, फिर भी कीमत बताइए। उसको अंदाजा लगाना था कि जो खरीदे गए हैं वो कितने तक के होंगे। पैसों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। कुल 1.5 लाख का है जो आपने लिए हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं, सेल्स गर्ल ने बताया। रूपाली सहम गई। जो लिए हैं वो तो पता नहीं कितने के होंगे, उन्हें पहनकर कहाँ जाएगी और कितना टेंशन रहेगा ऐसे कीमती सेट पहनकर। हर समय यही डर लगा रहेगा कहीं गिर तो नहीं गया। हाथ से बार बार कान और गले को छूकर देखती रहेगी। क्या मुसीबत गले पड़ गई सर उसके, क्या मुसीबत गले पड़ गई है उसके। वो सेल्स गर्ल से पूछकर वॉशरूम चली गई। जब आई तो देवांश चलने के लिए तैयार खड़ा था। रूपाली को लगा देवांश उसे उसके घर छोड़ जाएगा, लेकिन देवांश उसे स्वयं के घर ले आया। वो सोच रही थी कि देवांश का बहुत बड़ा और शानदार घर होगा, लेकिन इतनी आलीशान कोठी होगी
उसे कल्पना नहीं थी। उसे समझ नहीं आया वो उसे अपने घर क्यों लाया था। वहीं चौकीदार ने गाड़ी देखते ही तुरंत एक बड़ा सा गेट खोला। अब गाड़ी एक बड़े से लॉन और बगीचे से गुजरते हुए एक शानदार कोठी के आगे जाकर रुक गई। वहाँ एक अलग बंदे ने सल्यूट मारा। रूपाली की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने बड़े घर में लोगों को रहने की क्या जरूरत है, उसकी समझ से बाहर था। देवांश रूपाली के साथ अंदर आया और पहली मंजिल पर बने अपने मास्टर बेडरूम में ले गया। इतना बड़ा कमरा रूपाली आश्चर्य से घूमकर देख रही थी। इतनी बड़ी अलमारी, तो इन्हें भरने के लिए ही उसे इतने सारे कपड़े दिलवाए जा रहे थे। तभी देवांश उससे बोला, ये मेरा बेडरूम है, जल्द ही तुम्हारा भी हो जाने वाला है। सुनते ही रूपाली को घबराहट होने लगी। उसे एहसास हुआ शीघ्र ही उसे देवांश के साथ अकेले इस कमरे में रहना होगा। इस विचार से ही वो पसीना पसीना हो गई। रूपाली इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। तभी उसे ध्यान आया जब देवांश पहली बार उसके घर आया था, तब उसकी सौतेली माँ सुगंधा साथ थी। उसने पूछा, आपकी मॉम कहीं नजर नहीं आ रही, बाहर गई हुई हैं क्या? देवांश लापरवाही से बोला, नहीं, वो अपने कमरे में होंगी। रूपाली को आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद एक बार भी देवांश की मां नजर नहीं आई। एक बार उसके पिता बता रहे थे देवांश अपनी सौतेली माँ से नफरत करता है और मजबूरी में घर का 1/3 हिस्सा उनको रहने को दिया हुआ है, क्योंकि पिता की वसीयत में ऐसा लिखा था। कुछ खर्चे के पैसे भी देने पड़ते हैं उसे। फिर रूपाली खिड़की के पास आकर देखने लगी कि बाहर का नजारा कैसा दिखता है। खिड़की में से पूरा बगीचा नजर आ रहा था और शानदार दृश्य था। तभी उसे महसूस हुआ देवांश उसे एकदम पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो अपने स्थान से हटना चाहती थी, लेकिन देवांश को छुए बिना वो कैसे हिले। तभी देवांश की उंगलियों ने उसके कंधों पर पड़े बालों को एक तरफ कर दिया। देवांश ने उसके गले में वो चेन पहना दी जिसका दाम रूपाली ने सेल्स गर्ल से पूछा था। रूपाली आश्चर्य से उसे छूते हुए बोली, ये कहाँ से आया? देवांश हंसते हुए बोला, तुम्हें पसंद आ रही थी, तुम्हारे कदमों में कुछ भी डाल सकता हूँ। रूपाली ने कुर्ती पहनी थी जिसका गला पीछे से बड़ा था। देवांश की उंगलियों ने उसकी त्वचा को हल्का सा स्पर्श किया और रूपाली को करंट जैसा महसूस हुआ। वो सांस रोके बुद्ध बनी खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर देवांश ने अपने होठ उसके कंधे पर रख दिए और धीरे से बोला, तुम इतनी अधिक सुंदर हो, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। देवांश की गर्म सांसें रूपाली को अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था देवांश क्या कह रहा है और क्या चाहता है। देवांश आगे बोला, शादी में अभी 20-22 दिन का समय है। मैं चाहता हूँ जो संबंध हमारा शादी के बाद बनेगा वो हम अभी से शुरू कर दें। मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर रूपाली का दिल धक रह गया। वो एकदम से पलटी और देवांश के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में जबरदस्त लालसा दिखाई दी, जिसके कारण वो घबरा गई। स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों से वो अनजान नहीं थी, लेकिन उसे लगता था पति पत्नी का रिश्ता इतना अतरंग रिश्ता है जिसके लिए दोनों को एक दूसरे के साथ सहज महसूस करना चाहिए। दोनों के बीच प्रेम और अपनापन का एहसास हो, एक दूसरे को समझते हो, तभी प्रेम को उस प्रकाष्ठा तक ले जाना चाहिए। अभी वो देवांश को ना समझ सकी थी, ना उसे चाहती थी, ना देवांश उसे समझ पाया था। बस दैहिक रिश्ता चाहता था। रूपाली देवांश के हाव भाव देख बहुत डर गई और उसके बगल से निकली थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। उसे घबराहट थी, अगर देवांश ने जबरदस्ती करी तो वो क्या करेगी, कैसे भागेगी यहाँ से। घर का नक्शा उसकी समझ में नहीं आया था और घर में बस नौकर चाकर थे जो देवांश के विरुद्ध जाने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। भय के मारे वो कांप रही थी। तभी देवांश अपने स्थान से बिना हिले बोला, डरो मत, मैं जबरदस्ती करने में विश्वास नहीं करता। वैसे भी मेरा प्रस्ताव तुम्हारे लिए एकदम से शॉकिंग लगा होगा, इसलिए घबरा गई होगी। पर विचार करना और जब तुम्हें सही लगे मुझे बता देना। रूपाली की ये बात सुनकर जान में जान आई। वो रुआंसे स्वर में बोली, मुझे घर जाना है। देवांश कुछ बोला नहीं और कमरे के बाहर चला गया। रूपाली भी उसके पीछे चल दी। गाड़ी में भी बहुत असहज महसूस कर रही थी और बिल्कुल दरवाजे से सट कर बैठी थी। देवांश उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और उसका व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। इतना सामान दिलवाने के बाद तो कोई भी लड़की खुशी से नाचने लगती, उसके आगे बिछ जाती, लेकिन रूपाली तो ऐसी उदासीनता का भाव लेकर बैठी थी जैसे उसे उस कीमती वस्तुओं से कोई सरोकार ही नहीं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल सिकुड़ी बैठी थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्या कह दिया कि वो ऐसी प्रतिक्रिया दे रही थी। जो काम 1 महीने बाद करना है वो अभी कर लिया जाए तो क्या बुराई है। जो भी है वो उसे शादी करने वाला है और ये उसका हक है। वो जब चाहे उसको अपना बना सकता है। घर आते ही रूपाली बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाजा खोल बंदूक की गोली की तरह तेजी से अपने घर में चली गई। इधर देवांश शाम को उसे डिनर पर ले जाना चाहता था, लेकिन देर हो रही थी। ऑफिस का थोड़ा काम करना आवश्यक था। उसने सोचा शाम को ही आकर उसे सरप्राइज दे देगा। रूपाली घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। उसने चाबी निकाल कर प्रवेश किया। उसे बड़ी राहत मिली, माँ घर में नहीं थी, सत्संग में गई होंगी। अपने कमरे में जाकर वो जी भर कर रोई और उसने सोचा देवांश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसे रूपाली को भय लग रहा था। रूपाली को लगा उसे कुछ ठोस निर्णय लेना होगा, या तो देवांश से खुलकर बात करनी होगी। इस रिश्ते को निभाने के लिए उसे समय चाहिए, या अपने पिता को बताना पड़ेगा। वो नहीं निभा सकती देवांश के साथ। इस तरह तो तनाव और घुटन भरी जिंदगी जीकर क्या मिलेगा उसे। ये निर्णय लेकर उसे कुछ राहत मिली और 1 घंटे के लिए उसकी आंख लग गई। आंख तब खुली जब माँ का स्नेहमयी हाथ अपने माथे पर महसूस किया। वो मुस्कुराते हुए उठी और माँ को गले लग गई। राधिका हंसते हुए बोली, क्या हुआ, आज बहुत प्यार आ रहा है मेरी गुड़िया को, लगता है आज अच्छा लगा। रूपाली इस विषय में माँ से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, बहुत भूख लग रही है मम्मी, प्लीज कुछ चटपटा सा बनाकर खिला। राधिका की आंखें नम हो गई। वो बोली, 1 महीना भी नहीं बचा, तू पराई हो जाएगी, पता नहीं कैसे जीऊंगी तेरे बिना, ये घर काटेगा तेरे बिना। रूपाली भी भावुक हो गई। माँ की गोदी में सिर रख कर लेट गई, चेहरा नीचे को कर लिया, अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। रूपाली के दिमाग में एक बात और आई, जिस तरह का देवांश का व्यवहार है उसके माता पिता की तरफ, कहीं शादी के बाद वो उनसे मिलने जुलने के लिए ही मना न कर दे। ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी। वो तो जीते जी मर जाएगी अपने माता पिता की चिंता में, और उन दोनों का उसके अलावा और है ही कौन। बीमार वैसे रहते हैं बेचारे, बोलेंगे कुछ नहीं, ये सोचकर जी लेंगे बेटी खुश है तो और क्या चाहिए। लेकिन जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा उनका। वो जितना भविष्य के बारे में सोचती उसका सिर घूम जाता। लोग कहते हैं शादी से पहले लड़कियों को मीठे सपने आने लगते हैं, लेकिन उसको तो सोते जागते डरावने ख्याल दिमाग में आते रहे। तभी सुमन का फोन आ गया। पूछ रही थी, कहाँ थी सुबह से, कितनी बार फोन किया मैंने, आंटी बता रही थी तू बाहर गई हुई है। रूपाली समझ गई माँ ने अभी सुमन को उसकी मंगनी के बारे में नहीं बताया है। वो तो इस विचार से किसी की नजर ना लग जाए, अभी मंगनी के बाद गोपनीय रखना चाहती थी। वो स्वयं भी क्या बताए इस बारे में सुमन को। अभी उसका मन इस रिश्ते को लेकर स्थिर ही नहीं हो रहा था। देवांश और उसके बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर तो था ही, विचार और सोच में भी दोनों अलग थे, और आज की उसकी हरकत से तो उसका दिल ही कांप उठा था। कैसे वो प्रेम और इज्जत कर पाएगी ऐसे शख्स को जो उसके मन को समझने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रहा था। सुमन की आवाज लगातार फोन पर आ रही थी। वो पूछ रही थी, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही है, सो गई क्या? रूपाली चौंकते हुए बोली, नहीं यार, बुखार के कारण थोड़ी कमजोरी लग रही है, मैं कैसे आऊंगी समारोह स्थल तक, रात तक रुकने का सवाल ही नहीं, बैठा नहीं जाएगा इतनी देर तक। कितना उत्साह था सुमन की बहन की शादी को लेकर। रूपाली और उसकी सहेलियों को खास साड़ी खरीद कर लाई थी इस दिन के लिए। अब मन ही नहीं कर रहा था जाने का। 1 हफ्ते में जिंदगी कितनी उलट पुलट हो गई थी। सुमन बोल रही थी, प्रज्ञा, रेखा, जतिन अमन की गाड़ी में आएंगे और तुझे ठीक 8 बजे ले लेंगे, तू बस तैयार रहना, जब तेरा मन होगा कोई ना कोई तुझे छोड़ आएगा। रूपाली बोली, ठीक है, मैं 8 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। राधिका उसके लिए गरम नाश्ता बना लाई। रूपाली का कुछ खास मन नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन सब दोस्तों से मिलना हो जाएगा, कुछ मन हल्का हो जाएगा, और नहीं गई तो सुमन को बाद में मनाना मुश्किल हो जाएगा। उसने बाल धोकर तैयार होना शुरू कर दिया। राधिका भी उसके साथ लगी हुई थी। उसे बड़ा आनंद आता था रूपाली को तैयार होते समय मदद करने में। रूपाली के तैयार होने के बाद उसे प्यार से देखते हुए राधिका बोली, आज तो मेरी गुड़िया बहुत ही सुंदर लग रही है, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। और उसने कान के पीछे काला टीका लगा दिया। तभी घंटी बजी। रूपाली ने देखा ठीक 8 बजे हैं। उसके दोस्त लेने आ गए होंगे। वो दरवाजा खोलने गई, बाहर का नजारा देखा तो असमंजस में पड़ गई। एक तरफ चारों दोस्त खड़े थे तो दूसरी तरफ देवांश खड़ा था। ये क्या हो रहा है? देवांश क्यों आया है इस समय?
वो मन ही मन सोच रही थी। एक तरफ उसके दोस्त हैरानी से देख रहे थे, इतनी महंगी गाड़ी में कौन बंदा उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, और दूसरी तरफ देवांश खड़ा उसे घूर कर देख रहा था, इतनी बन ठन कर कहाँ जाने के लिए खड़ी है। तभी रूपाली ने निर्णय किया, पहले सबका परिचय करा दिया जाए। वो देवांश से बोली, ये मेरे फ्रेंड है प्रज्ञा। देवांश को नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बीच में बात काटते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए आया हूँ। देवांश की बात का जवाब देने से पहले रूपाली ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, ये देवांश जी हैं, मेरे मंगेतर। वो चारों सुनते ही तुरंत उसके निकट आकर खड़े हो गए। सब एक साथ बोलने लगे, क्या, कब मंगनी हुई, बताया भी नहीं तूने, तू बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे बुलाना तो चाहिए था, भूखों को कुछ खिला देती तो तेरा क्या चला जाता, तुझे दुआएं ही देते। इतने हो हल्ले में देवांश का सख्त स्वर सुनाई दिया, बस बहुत हो गया, रूपाली तैयार तो तुम हो, डिनर के लिए चलो। चारों एकदम खामोश हो गए। रूपाली को घबराहट हो रही थी, अब कोई नाटक अवश्य होगा। उन चारों में अमन गंभीर किस्म का लड़का था। वो बड़ी तमीज से बोला देवांश से, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आज हमारी फ्रेंड की बहन की शादी है, आप भी वहीं चलिए, थोड़ी देर बैठकर आप निकल जाना। देवांश ने रूपाली की तरफ देखा तो वो धीरे से बोली, अगर मैं शादी में नहीं गई तो सुमन को बहुत बुरा लगेगा। रूपाली को साफ दिख रहा था देवांश का चेहरा कठोर होता जा रहा है। इतना तो अब वो देवांश को देखकर समझ ही जाती थी कि कब गुस्सा आ रहा है, लेकिन कोई तमाशा खड़ा ना हो जाए, पहले से ही उसने बताया नहीं था, इसलिए गलती उसकी थी। देवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। वो इस तरह बिना बुलाए कभी नहीं जाता, लेकिन समझ गया था रूपाली का चेहरा देखकर कि वो अपने दोस्तों के सामने शादी में ना जाने का बहुत बुरा मानेगी। रूपाली के चारों दोस्त देवांश के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। कौन है, क्या करता है, रिश्ता कैसे पक्का हुआ। अपने से उम्र में इतने बड़े और संपन्न व्यक्ति के आगे वो चारों खामोश रहे और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। रूपाली देवांश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। देवांश स्वयं गाड़ी चला रहा था। उसने विवाह स्थल का पता अमन से पूछ लिया था। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और उसके दोस्त से बहुत आगे निकल गया। जब लाल बत्ती पर रुकना पड़ गया तो वो बोला, मुझे तुम्हारा इन लड़कों से मिलना जुलना पसंद नहीं। मैं किसी भी लड़के का तुमसे बात करना और तुम्हारे निकट आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूपाली सख्ते में आ गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था देवांश मानसिक रूप से बीमार है या कुछ और परेशानी है। देवांश तो उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व सब कुछ नष्ट करने पर तुला है। न अपनी मर्जी का पहन सकती है, न दोस्त बना सकती है, न किसी से मिलजुल सकती है। उसका भय सही होता लग रहा था। शादी के बाद वो उसको अपने माता पिता से मिलने नहीं देगा, तब वो क्या करेगी। वो खामोश बैठी सोच रही थी। उसने निर्णय लिया था वो देवांश से खुलकर बात करेगी, लेकिन ये समय तो ठीक नहीं। देवांश को ये बताना बहुत आवश्यक था कि वो इस तरह घुट घुट कर नहीं जीना चाहती। अगर उसे मंजूर नहीं तो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। रूपाली को अपनी सोच पर हंसी आ रही थी। वो देवांश को समझती क्या है, वो देवांश को समझाएगी क्या, और वो समझ जाएगा। ऐसा सीधा इंसान तो लगता नहीं, और बहस या लड़ना झगड़ना वो नहीं कर सकती उसके साथ। लेकिन हर मुलाकात के बाद ये बात तो निश्चित हो जा रही थी, वो विवाह नहीं कर सकती। उससे सोचा, आज और बर्दाश्त कर लेती हूँ। सुबह पिता को जाकर साफ शब्दों में सब कुछ बता दूंगी, फिर पिता जैसा उचित समझेंगे वैसा ही करेगी। उसने देवांश की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। इधर देवांश कुछ देर की घटना याद कर रहा था। जब वो रूपाली के घर पहुंचा था, तभी 4 और लोगों को बाहर खड़े देखकर वो हैरान हो गया था। रूपाली को तैयार देख वो और आश्चर्य में पड़ गया था। वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जा कहाँ रही थी। डिनर के कार्यक्रम के बारे में तो वो बता ही नहीं पाया था। उसके दोस्त उसको घर कर खड़े हो गए थे। मंगनी की बात सुनकर तब एक लड़के ने रूपाली के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा था, मंगनी पर बुलाया भी नहीं। देवांश के तन बदन में आग लग गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई रूपाली को छूने की। उसके लिए ये बात स्पष्ट करनी आवश्यक थी कि कोई लड़का रूपाली के निकट नहीं आना चाहिए। छूने का तो मतलब ही नहीं। वो पहले दिन ही रूपाली से पूछ चुका था वो किसी और को चाहती तो नहीं है, और रूपाली ने इनकार कर दिया था। नहीं तो इस बंदे की शामत आ जाती। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल देवांश के लिए ये थी कि रूपाली क्या सोचती है और क्या चाहती है। रूपाली की खामोशी के कारण वो समझ नहीं पा रहा था रूपाली के दिल में क्या चल रहा है। खैर, रूपाली के दिमाग में जो भी चल रहा हो, शादी तो उसको उससे ही करनी पड़ेगी, ये बात तो तय है। इधर कार्यक्रम स्थल पर वो दोनों पहुंच गए थे।
लेकिन उन चारों दोस्तों का अभी तक कोई पता नहीं था। देवांश और रूपाली ने अंदर प्रवेश किया तो रूपाली को देखते ही सुमन दौड़ती हुई आई। उत्साहित होकर जोर से बोलने लगी, वाह कितनी सुंदर लग रही है तू, और तू अकेले आई है? वो चारों कहाँ गए? वो बेवकूफ पहुंचे नहीं होंगे तेरे घर, जतिन ने देर कर दी होगी। रूपाली बिना सुने सुमन की तरह ही उत्साह में भरी बोली जा रही थी, तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, यही सिलवाई थी तूने बुटीक से? तेरी दीदी तैयार होकर आ गई, कहाँ है वो? मुझे देखना है इस बार कैसी लग रही है। देवांश आश्चर्य से दोनों सखियों को देख रहा था। लगातार दोनों बोली जा रही थी, सुन एक दूसरे की बात कोई भी नहीं रही थी। रूपाली को इतना उत्साहित देख उसे लगा कभी उससे भी वो इस तरह प्रसन्नता से बातें करेगी क्या। तभी सुमन की नजर पास खड़े देवांश पर पड़ी और उसने रूपाली की तरफ आंखें तरीरते हुए इशारे से पूछा, ये कौन है? रूपाली एकदम से संजीदा हो गई और बोली, ये देवांश जी हैं। मेरे देखते हुए और अपनी जगह पर कूदते हुए सुमन बोली, मंगेतर? और साली तूने मुझे बताया भी नहीं, तू इतनी बुरी है? देवांश की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी ये बहुत बदतमीज है, इतनी बड़ी बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं बताई। रूपाली अब बिल्कुल गंभीर हो गई थी। सुमन का हाथ पकड़ते हुए बोली, सब कुछ इतना अचानक हुआ, समय ही नहीं मिला तुझे बताने का, चल एक बार दीदी से मिलाते हैं। सुमन देवांश को पास में पड़े सोफे की तरफ इशारा कर बोली, आप बस 10 मिनट बैठ जाइए, हम अभी आते हैं। इससे पहले देवांश कुछ बोलता वो रूपाली का हाथ खींच कर ले गई। उसे देवांश के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। रूपाली 10 मिनट में वापस आ गई। तब तक उसके चारों दोस्त भी आ गए थे। वो चारों रूपाली और देवांश के पास आकर बैठ गए और प्रज्ञा बोली, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। फिर चारों हंसी मजाक करते रहे और कुछ कुछ लाकर खाते रहे। रूपाली भी उनके साथ बड़ी सहजता के साथ हंस बोल रही थी। वो बिना किसी औपचारिकता के देवांश के साथ भी बात कर रहे थे। वहीं रूपाली सोच रही थी, अमन और जतिन उसके बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी, फिर देवांश कैसे इस तरह की बात सोच सकता है। तभी प्रज्ञा और रेखा मौका देखकर रूपाली के कान में फुसफुसा रही थी। प्रज्ञा धीरे से बोली, क्या बात है यार, उसकी नजर तुझ पर से हटी नहीं रही, कितनी इंटेंसिटी से देख रहा है तुझे, बड़ा पॉसेसिव है। रेखा भी धीरे से कान में बोली, बहुत पैसे वाला लग रहा है, क्या करता है? रूपाली कैसे जवाब दे? उन दोनों ने सवालों की झड़ी लगा रखी थी और देवांश की नजरें उस पर ही थी। तभी देवांश का फोन बज उठा और वो हेलो हेलो करता हुआ एक कोने में चला गया। उसके जाते ही चारों रूपाली पर ऐसे टूट पड़े जैसे बच्चे टीचर की कक्षा से बाहर जाते ही एक झुंड बना लेते हैं। जतिन मुंह बनाते हुए बोला, यार क्या चीज पकड़ी है तूने, बिल्कुल थानेदार टाइप है, तेरे पास आते हुए भी डर लग रहा था। अमन हंसते हुए बोला, सही कह रहा है भाई, लेकिन सॉलिड पार्टी लगती है, पैसे वाला लग रहा है, तेरी तो निकल पड़ी। रेखा बोली, वही तो पूछ रही हूँ, करता क्या है, डाका वाका डालता है क्या? अपने दोस्तों के बीच रूपाली की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। वो हंसते हुए बोली, तुम लोग खुद ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? देवांश का बिजनेस है, बहुत बड़ी फर्म है, एक पेट्रोल पंप भी है और मुझे पता नहीं क्या करते हैं। जतिन कुछ सोचते हुए बोला, पूरा नाम क्या बताया था तूने? रूपाली जतिन के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, पूरा नाम बताया ही कहाँ बेवकूफ, वो देवांश कपूर है। जतिन कुछ सोचता हुआ बोला, ये जगदीश कपूर का बेटा तो नहीं? कुछ साल पहले उसने आत्महत्या की थी, बड़ा शोर मचा था। चारों के कान खड़े हो गए। अमन बोला, तुझे कैसे मालूम है? जतिन इतराता हुआ बोला, मेरे पापा वकील हैं, ऐसे किस्सों का जिक्र होता रहता है हमारे घर में। बहुत शोर मचा था कि वो थी आत्महत्या, लेकिन दिखाया गया हार्ट अटैक। तभी प्रज्ञा आश्चर्य से बोली, इतना पैसा होते हुए उन्हें आत्महत्या करने की क्या पड़ी थी? जतिन गंभीरता से बोला, कारण तो पता नहीं, लेकिन पैसे वालों की भी परेशानियां कम नहीं होती। इतने में देवांश को आता देख सब खामोश हो गए और खाने पीने में लग गए। रूपाली के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हो सकता है देवांश ने जिंदगी में इतनी कड़वाहट और संघर्ष देखा हो, इस कारण इतनी कठोरता आ गई हो। उसने निश्चय किया अपने पिता से विस्तार में इन सब मुद्दों पर बात करेगी। उन्हें तो हकीकत पता होगी, तब कोई निर्णय लेगी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।